बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ज़ुहैबुर रहमान अपने नए क्लास और नए लेक्चर के साथ हाज़िर है। स्टूडेंट्स, हम बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 3 अब शुरू कर रहे हैं। पिछली हमारी जो क्लास थी वो इंट्रोडक्टरी लेवल की थी और उसमें हमने इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन के तौर पे कुछ बातें की। आज हम बाकायदा इसका पहला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये जो पहला प्रॉब्लम है ये क्योंकि गौरी साहब की बुक में एज एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 1, और ये पेज नंबर 53 पे है। तो आइए इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और समझते हैं कि अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ ए एंड वेट W, यानी ये एक रॉड है, उसकी लेंथ A के बराबर है और वेट W के बराबर है, इज़ फ्रीली हिंज टू ए वर्टिकल वॉल एट पॉइंट A। एक वर्टिकल वॉल है, सीधी वॉल, उसका कोई पॉइंट A है, उसके साथ इसको जोड़ दिया गया है। एंड इज़ मेंटेन्ड इन इक्विलिब्रियम, और इसको इक्विलिब्रियम की शक्ल में मेंटेन किया गया है बाय ए लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ A। यानी एक स्ट्रिंग लगाई गई है, उसकी भी लेंथ A है और वो स्ट्रिंग क्या है, दैट इज फास्टन टू B एंड टू ए पॉइंट C। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक BC लाइट स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ A है और उस लाइट स्ट्रिंग ने इस रॉड को मेंटेन किया हुआ है वॉल के साथ। और इसमें पॉइंट C कहाँ पे है, दैट पॉइंट C इज एट ए डिस्टेंस B वर्टिकली अबव A। ये C दीवार के ऊपर कोई पॉइंट है जो इस पॉइंट A से बिल्कुल एग्जैक्टली 90 डिग्री ऊपर B डिस्टेंस के फासले पर है। हमने साबित क्या करना है, प्रूव दैट द रिएक्शन एट द हिंज A इज W इंटू A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर अंडर रूट ओवर 2B एंड आल्सो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये टेंशन हमने एक तो मालूम करनी है स्ट्रिंग के अंदर और फिर इसी तरह ये रिएक्शन मालूम करना है। तो आइए इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि अभी भी आई अंडरस्टैंड कि शायद हमें इस स्टेटमेंट को हम अच्छी तरह नहीं पढ़ सके। तो जब हम इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं तो यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ, एक वर्टिकल वॉल। ये फ़र्ज़ कर लें हमारे पास वर्टिकल वॉल आ गई और इसको मैं एक एज एक्स एक्सेस भी ड्रॉ कर देता हूँ। इसकी इतनी रिक्वायरमेंट तो नहीं है लेकिन चलें, ड्रॉ कर दिया। और अब यहाँ से फ़र्ज़ करें ये हमारा एक रॉड है AB, ये मैंने एक रॉड बना दिया और इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट भी कर देता हूँ। यहाँ पे ये AB है, ये नीचे गिर ना जाए, इसको गिरने से बचाने के लिए इस पॉइंट से एक स्ट्रिंग इसके साथ अटैच की गई है। तो मैं अब एक स्ट्रिंग भी अटैच कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि वो ये स्ट्रिंग ये वाली है, ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के नाम दे देते हैं। हम इस पॉइंट को कह देते हैं, ये पॉइंट हमारे पास A है और ये पॉइंट B है। ये AB रॉड है तो इसका कोई ना कोई सेंटर पॉइंट से वेट भी होगा। तो हम इस पॉइंट यहाँ पे एक वेट ड्रॉ कर देते हैं और हम जानते हैं कि वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो ये हमारे पास एक वेट आ गया, इसका नाम हमने रख दिया W। ये पॉइंट C कह दिया हमने और ये BC एक स्ट्रिंग है, लाइट स्ट्रिंग है, इसका कोई वेट नहीं है। लाइट का मतलब ही ये होता है कि इसका कोई वेट से हमारा कोई इसमें अमल दखल नहीं होगा। तो ये एक स्ट्रिंग है जिसने इस रॉड AB को नीचे गिरने से बचाया हुआ है और इस AC वॉल के साथ इसको इक्विलिब्रियम की शक्ल में रखा हुआ है। तो अब ये एक स्ट्रिंग है तो डेफिनेटली ये अगर नीचे की तरफ एक्ट कर रही है तो इसके अंदर टेंशन ज़रूर होगी जो कि
अपोजिट साइड पे इस तरफ एक्ट करेगी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास चीज़ें आ गई। अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच दूं, इस लाइन को, तो क्या होगा, मैंने इसको वर्टिकली ऊपर तक ले गया, इस पॉइंट ने, इस लाइन ने इस BC को पॉइंट D पे कट किया। ठीक है जी, अब इस हिंज A का कोई ना कोई रिएक्शन भी होगा। ठीक है, यह रॉड यहाँ पे एक्ट कर रहा है तो इसका कोई ना कोई रिएक्शन भी होगा। अब वो रिएक्शन किस तरफ होना चाहिए? वो रिएक्शन क्या इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, या इस तरफ जाएगा? ये थोड़ा सा सोचने की बात है। देखें, उसकी एक बाकायदा डिफाइंड डायरेक्शन होगी। वो क्या होगी? आप स्टेटमेंट में देखें, द रॉड इज मेंटेन्ड इन इक्विलिब्रियम बाय अ लाइट स्ट्रिंग। यानी ये पूरा सिस्टम जो है, ये रॉड जो कि सिस्टम जिसको कह सकते हैं आप, ये इक्विलिब्रियम की शेप में है। तो इक्विलिब्रियम उसी वक्त होता है जब जब सारी फोर्सेस जो है वो एक पॉइंट पे कॉन्करेंट हो रही हो। यहाँ पे ये वेट W जिसको मैंने ऊपर तक ले गया, ये भी इस पॉइंट D पे पास कर रही है। ये टेंशन फोर्स ये भी पॉइंट D में से पास कर रही है। तो डेफिनेटली जो इसका रिएक्शन होगा उसको भी इस पॉइंट D में से ही पास करना चाहिए। अगर वो D में से पास नहीं करेगा तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। तो बाय द थ्योरम ऑफ इक्विलिब्रियम द रिएक्शन ऑफ द हिंज मस्ट पास थ्रू दिस पॉइंट D। तो मैं उसको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ऐसे इस पॉइंट में से ये ड्रॉ करेगा, और इसको थोड़ा सा हम सेट नहीं कर पाएंगे। तो ये जनाब हमने इसको सेट कर दिया। ये पॉइंट जो है ये R, इसको रिएक्शन को हम शो करेंगे, दिस इज R। ठीक है जी, तो अब ये कुछ चीज़ें एक्स्ट्राज बनी हुई हैं, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। फिगर तकरीबन हमारी कंप्लीट हो गई है, तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ये हमें अब थोड़ा सा टेंशन दे सकता है। इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं, ये इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ये भी एक्स्ट्रा निकले हुए किंग्स हैं, यहाँ तक हमें रिक्वायरमेंट है, और इसी तरह ये भी, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस पॉइंट को, ये एक्स एक्सिस है, इसकी हमें ज़रूरत कोई नहीं है, लिहाजा हम इसको डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं कि ये एक्चुअली में दिस इज जस्ट अ रेफरेंस लाइन। ठीक है जी, तो ये हमारी फिगर कंप्लीट हो गई। अब जो कुछ भी हमने यहाँ पे ये बनाया है इसको हमें यहाँ पे लिख भी देना होगा। तो आइए इसको लिखते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। तो मैंने वीडियो पॉज करके ये सारी स्टेटमेंट लिख दी है, पढ़ देता हूँ जल्दी से कि कंसिडर अ रॉड AB ऑफ लेंथ A, इसकी लेंथ A के बराबर है, एंड वेट W एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द पॉइंट G। इस पॉइंट का नाम मैंने G रख दिया, यहाँ से ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। इसको मैंने एक्सटेंड किया है सिंपल, अगर ये कोई फोर्स नहीं है तो इसलिए मैं इसको डॉटेड लाइन से शो कर सकता हूँ। इसको हमने सिंपल ऊपर तक एक्सटेंड किया है। ओके, इसके बाद क्या है कि लेट T बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग BC, इसके अंदर ये T टेंशन है, एंड R बी द रिएक्शन एट पॉइंट A। ये तो यहाँ पे इसका एंगल क्या बन जाएगा, ये 90 डिग्री होगा, नज़र भी आ रहा है। द रॉड AB इज़ इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ द थ्री फोर्सेस W T R, यानी ये W, ये T, ये T और ये R, और तीनों पॉइंट D में से पास कर रहे हैं, और इनका पास होना लाजमी है, अदरवाइज सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता था। अब हम कहते हैं
कि लेट हम इस एंगल का नाम रख लेते हैं थीटा और इस एंगल का नाम हम रख लेते हैं फाई। तो हम कहते हैं लेट एंगल ए सी बी, ये फाई बन गया, ए सी बी, एंगल ए सी बी, दिस इज फाई, और दूसरा है एंगल सी ए डी, यानी सी ए डी, ये होगा थीटा के बराबर। ठीक है, ये हमने वो कर दिया। और आल्सो, बल्कि इससे पहले हम एक और काम कर लेते हैं, ये जो मैं लिखने लगा था इससे पहले मैं एक और काम कर लेता हूँ। वो क्या कि यहाँ से मैं पॉइंट बी से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, उसकी हमें आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो कोई इस तरह की शेप बन जाएगी। ठीक है जी। तो जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया तो इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं, कोई पॉइंट का नाम रख लेते हैं। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पॉइंट का नाम मैं रख लेता हूँ ओ। ठीक है जी। और इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं ई है, तो इसको हम एफ कह देते हैं। तो हम क्या देते हैं यहाँ पे, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू ए सी, कहाँ पे, एट पॉइंट ओ। ये हमने एक ड्रॉ कर दिया। ये ओ जो है इस ए सी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। एंड हेयर ओ बी दी मिड पॉइंट of AC. Now from figure, अब ज़रा फिगर पे गौर करें। हमारे पास क्या है, ए बी किसके बराबर है, ये गिवन है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू ए। तो इसका क्या मतलब होगा, यहाँ से हम अगर ये सारा ए बी ए के बराबर है तो ए से लेके जी तक और जी से लेके बी तक, ए जी और जी बी किसके बराबर हो जाएंगे, इसका आधा। तो दिस इम्प्लाइज ए जी इज इक्वल टू जी बी, और ये दोनों किसके बराबर होंगे, ए बाई 2 के। बी सी, ये भी हमारे पास, ये बी से लेके सी तक ये ए के बराबर है, गिवन है। तो दिस इम्प्लाइज, अब ये भी इन दोनों का मिड पॉइंट है, ये डी पॉइंट जो है, तो बी डी इज इक्वल टू डी सी, बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये भी ए बाई 2 के बराबर होगा। और ए सी ये हमें गिवन है बी के बराबर, स्टेटमेंट में आप पढ़ सकते हैं, ये बी के बराबर है। तो अगर ये बी के बराबर है तो यहाँ से ओ ए और ओ सी ये इसका आधा हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू, सॉरी ए बाई 2 नहीं, बल्कि ये हो जाएगा बी बाई 2, ये बी बाई 2 के बराबर हो जाएगा। तो अब ओ बी, ये इस पूरी की हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, अगर हमने इस ओ बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमारे पास इस ए बी की वैल्यू भी है ए के बराबर, इस बी सी की वैल्यू ए के बराबर, इस ए सी की वैल्यू
बी के बराबर, तीनों मौजूद हैं। ये ओ बी का हमें नहीं पता, तो कैसे मालूम करेंगे? इसके लिए हम इस ट्रायंगल को कंसीडर कर सकते हैं, बी ओ ए या ए ओ बी, क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 का बन रहा है, तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम बन रही है। तो हम ओ बी मालूम करेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ बी। तो हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ बी, राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ बी हमने मालूम करना है। ओ बी किसके बराबर होगा? मैं क्या करता हूँ कि इसकी ज़रूरत हमें बार बार पड़ेगी, तो मैं इस ट्रायंगल को फिगर को कॉपी करके नीचे भी ले जाता हूँ। मैंने इसको किया कॉपी ताकि हमें बार बार स्क्रॉलिंग ना करनी पड़े, और इसको यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ, ये आ गई, और इसको यहाँ पे मैंने सामने रख दिया। तो अब आप देखें, यहाँ से हमारे पास ट्रायंगल है ए ओ बी। ओ बी हमने मालूम करना है। ओ बी क्या है हमारे पास इस केस में? परपेंडिकुलर, दिस इज़ बेस और ये हाइपोटेन्यूस। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? ओ बी हमारे पास आ जाएगा, पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है? ए बी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर। इतना आपको आना चाहिए। पाइथागोरस फार्मूला हमने यूज़ किया, ए बी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर, और इस सारे का अंडर रूट। ये पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज़ किया है। दिस इम्प्लाइज ओ बी हमारे पास आ जाएगा, ए बी किसके बराबर है? ये लिखा हुआ ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ओ ए, ये किसके बराबर है? यहाँ पर देखें, ये ओ ए बी बाई 2 के बराबर है, तो ये हो जाएगा बी बाई 2 इसका स्क्वायर, और इस सारे का अंडर रूट। सो दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट। सो देयरफॉर ओ बी हमारे पास क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 होल अंडर रूट। ये आगे जाके हमारे काम आएगा, इसलिए हम इसको कह देते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम करते हैं, याद रहे कि हमने मालूम क्या करना है, इस आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी रिएक्शन एट द पॉइंट हिंज, और इस टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो इसके लिए आर मालूम करने के लिए हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट कि हम फोर्सेस को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिजॉल्व करें। तो हम कहेंगे नाउ रिजॉल्विंग, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ रिजॉल्विंग द फोर्सेस horizontally and vertically। तो सबसे पहले हम करते हैं हॉरिजॉन्टली। तो जब हॉरिजॉन्टली करेंगे तो क्या आ जाएगा? पहली फोर्स हमारे पास क्या है जी? ये W है, W, और हॉरिजॉन्टल के साथ हमेशा कॉस होता है, और इसका क्या एंगल बन रहा है? देखें, ये इसका एंगल है, इसका एंगल ये वाला बनेगा, ये। तो ये क्या है? ये 90, ये 180, और फिर यहाँ तक 270 डिग्री। तो हम इसको लिख देंगे W cos ऑफ 270 डिग्री प्लस, आगे आ गया जनाब T। अब T कैसे निकालेंगे? T क्या एंगल बना रहा है? देखें, इसको अगर मैं यूं लिखूं कि
अगर मैं इसको थोड़ा समझाने के लिए क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर पैरेलल ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ये आ गया। और ये जो अब ये एंगल है, ये अगर फाई है, ये दोनों लाइनें और ये लाइनें दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो अगर ये एंगल फाई है तो फिर ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल भी फाई होगा। तो फिर यहाँ तक एंगल क्या बना, इसको आप यहाँ तक ले दें और यहाँ तक जो है वो ये 90 डिग्री हो गया, और उससे आगे ये वाला एंगल क्या बन गया, फाई। तो ये जो टोटल एंगल है जिसे मैं अब रेड से शो करने लगा हूँ, ये बन जाएगा 90 डिग्री प्लस फाई। तो यही अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस टी इंटू कॉस ऑफ 270 डिग्री प्लस फाई। और उसके बाद आखिरी फोर्स कौन सी है, ये आर है। तो आर क्या होगा, प्लस आर कॉस ऑफ, यहाँ पे देख लें ये एंगल बन रहा है, यहाँ से हमने इसको मेजर करना है, तो वो क्या बनेगा, ये देख लें आप, ये 90 डिग्री बन रहा है, जबकि हमने मालूम करना है ये जहाँ तक ये वाइटिश कलर यहाँ तक। तो इस 90 में से ये वाला थीटा का निकाल दें तो ये वाला बन जाएगा जो कि है 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा और कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। आई होप इट इज शुड बी वेरी मच क्लियर। और चूँकि सारी फोर्सेस जो हैं वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो दिस विल बी इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इम्प्लाइज W cos 270 डिग्री किसके बराबर होता है, 0 के, तो ये 0 हो गया, प्लस T इंटू, अब यहाँ पे आ जाएगा cos अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला, तो ये हो जाएगा cos 270 डिग्री इंटू cos ऑफ फाई, यहाँ पे प्लस है तो cos वाले केस में माइनस हो जाएगा, साइन ऑफ 270 डिग्री इंटू साइन ऑफ फाई, प्लस आर इंटू, अब आ जाएगा cos अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला, तो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री इंटू cos ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ 90 डिग्री इंटू साइन ऑफ थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, ये तो 0 ख़त्म हो गया, t इंटू, अब cos 270 डिग्री किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, जैसे यहाँ पे था। तो ये तो हो जाएगा 0 और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे cos फाई, तो वो भी सारा 0 हो जाएगा, माइनस टू 270 डिग्री 1 के बराबर हो गया। लेट मी चेक। जी मैंने चेक कर लिया, मुझे थोड़ी सी गलती का एहसास हो रहा था तो इसलिए पता चल गया, सॉरी। यहाँ पे देखें हमने ये किया था कि टी जो है वो ये 90 डिग्री प्लस 5 एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे मैंने 270 कर दिया, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, दैट इज़ एक्चुअली 90 डिग्री। तो अब हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ये सारा, ये हो जाएगा cos ऑफ 90 डिग्री प्लस 5, यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ 90 डिग्री इंटू cos 5 माइनस 2 साइन, अब ये साइन ये वाला जो है ये भी 90 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी जगह पर भी 90 आ जाएगा, साइन 90 डिग्री, बाकी ठीक है। तो अब आ जाएगा हमारे पास W इंटू 0 हो जाएगा प्लस T इंटू कॉस 90, 0 के बराबर होता है, साथ में 0 cos 5 मल्टीप्लाई किया तो वो भी सारे का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे चूँकि प्लस था तो यहाँ पे माइनस आएगा, और यही आ जाएगा साइन 90 डिग्री प्लस 1 के बराबर होता है इंटू साइन ऑफ 5 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, प्लस R इंटू कॉस 90 0 के बराबर
तो ये सारा फैक्टर 0 प्लस साइन 90 1 के बराबर इंटू साइन ऑफ थीटा साथ में आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई मज़ीद कर देते हैं। दिस विल बी इक्वल टू माइनस टी साइन फाई प्लस आर साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर अगर टी को हम उधर ले जाएं तो प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा आर साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू टी साइन ऑफ फाई, और इसको हम क्या देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी बट इंशाल्लाह आपको समझ बहुत अच्छी तरह आएगा। अब हम इन फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं वर्टिकली। तो वर्टिकली में कोई और चीज़ नहीं, जहाँ जहाँ पे कॉस वहाँ पे अब आ जाएगा साइन। तो ये हो जाएगा W इंटू साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस T इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस फाई प्लस R इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करें। W इंटू साइन 270 डिग्री -1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे आ गया -1 प्लस T इंटू, यहाँ पे फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री इंटू कॉस फाई प्लस कॉस ऑफ 270 डिग्री इंटू साइन ऑफ फाई प्लस आर इंटू, यहाँ पे फार्मूला चलेगा साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ 90 डिग्री इंटू साइन ऑफ थीटा, और ये सारे का सारा इक्वल टू 0 इसलिए होगा बिकॉज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा माइनस W प्लस T इंटू साइन 90 डिग्री 1 के बराबर होता है इंटू कॉस 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस कॉस 270 डिग्री ये 0 के बराबर होता है, तो ये पूरा फैक्टर ही 0 हो दिया प्लस R इंटू साइन 90 डिग्री 1 के बराबर इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री 0, तो ये सारा फैक्टर 0। तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया माइनस W प्लस T कॉस ऑफ फाई प्लस R कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हमने W निकालना हो तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ये W उधर चला गया, तो हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू T कॉस फाई प्लस R कॉस ऑफ थीटा, और इसको हम क्या देते हैं, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशंस हमने फाइंड आउट कर ली। हमारा टारगेट है R की वैल्यू फाइंड आउट करना, लेकिन अभी भी हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि जिससे हम वो मालूम कर सकें, बल्कि R मालूम करने से भी पहले ज़रूरी होगा कि हम T मालूम कर लें। अब T कैसे मालूम कर सकते हैं, देखिए यहाँ से T मालूम हो सकता है R साइन ऑफ थीटा ओवर साइन फाई, ठीक है जी। लेकिन अब हमें साइन फाई और कॉस की वैल्यू का पता होना ज़रूरी है, साइन थीटा की वैल्यू का पता होना ज़रूरी है। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, हम कहेंगे टेकिंग मोमेंट ऑफ all the forces about the point A। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस को कॉपी करके उधर ले जाता हूँ, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत फिर पड़ेगी। तो इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैं ले जाता हूँ नीचे, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं।
ये हमने यहाँ पे रख दिया। अब आप देखें इस पॉइंट ए के रेफरेंस से हमने क्या मालूम करना है, मोमेंट लेनी है। तो हम सबसे पहले फोर्स है W, हमने लिखा W, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है AE, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है AE। याद रखें हम जानते हैं कि मोमेंट किसके बराबर होती है, फोर्स, जो कि इस जगह पे W है, और उसका विद रेफरेंस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो कि AE के बराबर है। अब ये W यहाँ पे है, और मैं कई दफ़ा ये बता भी चुका हूँ कि अगर इस पॉइंट A के ऊपर, फर्ज कि ये पॉइंट A है, तो और ये W एक्ट कर रहा है, तो जैसे ये फोर्स यहाँ पे इस पर टच करेगी तो ये सिक्का जो है, ये फर्ज कि सिक्का पड़ा हुआ है, तो ये इस डायरेक्शन में टर्न करेगा, जो कि क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इसलिए इसके साथ सिंबल क्या बनेगा, माइनस आएगा, प्लस। अब दूसरी फोर्स है R, ये तो इस A में से पास कर रही है, लिहाजा इसकी मोमेंट 0 होगी, लिखने की ज़रूरत नहीं। तीसरी चीज़ है T, प्लस T इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है AD, और इक्वल टू 0। अब ये AD, इसके साथ डायरेक्शन क्या होगी, अब ये देखें यही सिक्का है और ये फोर्स ऐसे आ रही है ना, तो हम इसको यूं करके लगा देते हैं। तो जैसे ये फोर्स ऐसे लगेगी यहाँ पे, तो टर्निंग इसकी इस तरफ हो जाएगी इस कॉइन की। तो ये वाला जब डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये है एंटी क्लॉकवाइज, इस वजह से इसके साथ जो सिंबल है वो क्या आएगा, प्लस आएगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दिस इम्प्लाइज माइनस W इंटू AE, देखिए ये है OB और ये है OF। तो OF और AE ये बराबर हैं, ऐसे ही इन दोनों का डिस्टेंस बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ OF प्लस T इंटू AD एंड दिस इज इक्वल टू 0, बिकॉज AE इज इक्वल टू OF। मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज माइनस W इंटू OF। इस OF देखें ये है OB और ये है OF, इसका आधा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये OB का आधा है। तो अगर ये OB का आधा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू OB प्लस T इंटू AD इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे आप फिर ये भी लिख सकते हैं बिकॉज OF जो है वो OB का आधा है। ठीक है जी। अब हमने किसी तरीके से वैल्यूज़ मालूम करनी है, किस की, एक OB की और दूसरा AD की। अगर ये मालूम हो जाए, इसमें पुट करेंगे तो फिर हमारे पास काफ़ी सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी, काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, OB अगर हमने मालूम करना है, ये देखिए हमने पहले भी ये OB मालूम किया था, तो हम क्या करते हैं, हम सहारा लेते हैं, बल्कि हम पहले इस तरह करते हैं कि इस ट्रायंगल ADC को देते हैं, ADC इन तीनों को, ठीक है जी, ये ADC। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ADC, यहाँ से क्या हमें मिलेगा, AD ओवर AC इज इक्वल टू, देखें ये AD है, ये क्या होगा, बेस कैसे, हमने आपको पहले भी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि ये जहाँ पे 90 डिग्री और एंगल होगा वो हमेशा बेस होती है। तो ये ये AD ओवर AC ये है बेस, और ये क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर, और ये 90 के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे हमारे पास है ये AD ओवर AC, यानी ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस,
परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस साइन के बराबर होता है। तो यहाँ पे एंगल है फाई, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ फाई। ठीक है, आप इसको अपने मोबाइल या लैपटॉप को थोड़ा टेढ़ा करके भी देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दिस इज बेस, ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर बनेगा और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस बनेगा। सो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस जो है दैट इज इक्वल टू साइन फाई के बराबर होता है। सो यहाँ से हमारे पास आएगा दिस इम्प्लाइज ए डी इज इक्वल टू ए सी साइन ऑफ फाई। दिस इम्प्लाइज ए डी हमारे पास आ जाएगा बी साइन ऑफ फाई। क्यों? क्योंकि ए सी हमारे पास ये गिवन है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये बी के बराबर है। तो ये हमारे पास आ गया ए डी इज इक्वल टू बी साइन ऑफ फाई। सो देयरफॉर above equation becomes पुट करें वैल्यूज इसमें माइनस डब्ल्यू इंटू 1/2 ओ बी हमने बहुत पहले निकाला था। देखिए किधर है ओ बी, ये निकला हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 1/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट, और इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं प्लस टी, और फिर ए डी की वैल्यू आगे ये है विच इज़ इक्वल टू बी साइन ऑफ फाई एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन, इसको उठा के हम उधर ले जाएं तो हमारे पास क्या बन जाएगा t इंटू बी साइन ऑफ फाई इज इक्वल टू 1/2 इंटू कैपिटल W, और फिर ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 4 इंटू अंडर रूट। इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास इस साइन फाई की वैल्यू फाइंड आउट करना बाकी रह गई है, तो फिर हम इस टी को यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस साइन फाई को मालूम करने के लिए हम क्या कहते हैं, अगेन फ्रॉम फिगर उसी ट्रायंगल को देखें, ओ बी ओवर बी सी। अब इस ट्रायंगल को देखें सी ओ बी, अगेन फ्रॉम फिगर लिख भी देता हूं मैं यहाँ पे, कंसिडर ट्रायंगल कौन सी है, सी ओ बी। तो ये जगह सी ओ बी, यहाँ से हमने एक्चुअली मालूम क्या करना है, साइन फाई मालूम करना है। हम लिखते हैं ओ बी ओवर बी सी। यहाँ पे देखें ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये नॉर्मल एंगल है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अब इस केस में ये बेस बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस होगा। तो ओ बी ओवर बी सी, ओ बी ओवर बी सी यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस साइन के बराबर, और एंगल का नाम है फाई, तो साइन फाई आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओ बी ओवर बी सी इज इक्वल टू साइन फाई। ओ बी ओवर बी सी इज इक्वल टू साइन ऑफ फाई। दिस implies साइन फाई इज इक्वल टू, अब ओ बी
हमारे पास किसके बराबर है, ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 होल अंडर रूट डिवाइडेड बाय बी सी। बी सी हमने क्या मालूम किया था, दैट इज इक्वल टू ए। कैसे, ये बी से लेके सी तक इसकी लेंथ स्ट्रिंग की दैट इज गिवन टू अस इन दी क्वेश्चन स्टेटमेंट दैट इज इक्वल टू ए। तो ये बी सी की जगह पे हमने ए लिख दिया, इधर भी हमने शुरू में लिखा था, ये लिखा हुआ है बी सी इज इक्वल टू ए, तो हमने यहाँ पे ए कर दिया। सो दिस इम्प्लाइज साइन ऑफ फाई इज इक्वल टू, यही आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 होल अंडर रूट डिवाइडेड बाई ए। तो अगर ये साइन फाई के बराबर है तो कॉस फाई क्या बनेगा, सिमिलरली कॉस फाई। अब कॉस फाई में क्या होता है कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, यानी ओ सी ओवर बी सी, ओ सी ओवर बी सी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस फाई इज इक्वल टू ओ सी ओवर बी सी। सो दिस इम्प्लाइज कॉस फाई इज इक्वल टू, ओ सी किसके बराबर है हमारे पास, b बाई 2, और बी सी किसके बराबर है, ये भी हमने निकाला है, ए हमें पता है ए के बराबर है। देखें ये ओ सी ए से लेके सी तक हमारे पास b के बराबर है, तो o से लेके c तक हमारे पास b बाई 2 हो जाएगा। ठीक है जी। So this implies cos phi is equal to b over 2a. So therefore equation number 4 implies, इक्वेशन नंबर 4 में आप पुट कर दें इन सब की वैल्यूज़। इक्वेशन नंबर 4 किधर है, ये हमारे पास है, यहाँ से आ जाएगा t इंटू साइन बी साथ में रखा, साइन फाई की जगह आ जाएगा हमारे पास ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 होल अंडर रूट डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 1/2 w इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 होल अंडर रूट। अब आप यहाँ पे देखें कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं। चलिए मैं इसको सिंप्लीफाई मज़ीद कर देता हूँ, बल्कि यहाँ से सिंपल पता चल रहा है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गया। बाकी हमारे पास जो बच गया वो रह जाएगा t इंटू बी ओवर ए इज इक्वल टू w ओवर 2। तब क्रॉस मल्टीप्ली, बल्कि ये उधर चला जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू t इज इक्वल टू w बाई 2 मल्टीप्लाई बाय a ओवर b। सो देयरफॉर t हमारे पास आ गया कैपिटल W a ओवर 2b, और ये हमने फाइंड आउट करना था कि टेंशन जो है वो स्ट्रिंग BC में इसके बराबर आ रहा है। दिस इज़ आवर फर्स्ट आंसर। हमने टेंशन फाइंड आउट कर दी, लेकिन अभी हमने अब मालूम करना है, क्वेश्चन लेंथ ही मैंने पहले भी आपको बताया था क्योंकि मैं बड़ी डिटेल से कर रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि हमने रिएक्शन मालूम करना है, किसमें, हिंज में, R मालूम करना है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 किसके बराबर है, देखें आए देखते हैं इक्वेशन नंबर 3 किधर है, ये है जी, W इज इक्वल टू टी कॉस फाई प्लस R कॉस थीटा। हमने मालूम करना है R, तो इन दोनों को, इस t cos फाई को उठा के उधर ले जाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, तो और cos थीटा हमारे पास आ जाएगा W माइनस टी cos फाई। ठीक है जी।
तो मैं इसको यहाँ से लिख लेता हूँ, आर कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस टी कॉस फाई। ठीक है जी। फिर देख लें, मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ कि ये आर हमने यहाँ पे मालूम करना है, तो मैंने आर कास थीटा अलग कर दिया, ये इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे चला गया तो माइनस हो जाएगा, तो लेफ़्ट साइड पे क्या बचेगा, डब्ल्यू माइनस टी कॉस फाई, और यही इधर लिख दिया डब्ल्यू माइनस टी कॉस फाई। अब कॉस फाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, दिस इम्प्लाइज आर कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू माइनस टी, और कॉस फाई हमने अभी मालूम किया था ये बी ओवर 2a। अब यहाँ पे हम अगर t की वैल्यू भी पुट कर दें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे ये करता हूँ कि यहाँ पे t की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ और cos फाई की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। t इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ए ओवर 2b, ये जो अभी हमने फाइंड आउट किया, और cos फाई की जगह पे आ जाएगा b ओवर 2a, ये हो जाएगा b ओवर 2a। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर कुछ कैंसिलेशंस भी हैं, b से b कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज आर कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस, ऊपर कुछ नहीं है, w है, नीचे 2 इंटू 2 4 हो गया, सो देयर फोर आर कॉस ऑफ थीटा हमारे पास आ गया 3w/4, और इसको आप कह दें दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 5। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम वापस रिवर्स ऑर्डर में अब जा रहे हैं, वहाँ पर भी आर मौजूद है। इक्वेशन नंबर 2 किधर है जी, इक्वेशन नंबर 3 3 2, ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, आर साइन थीटा इज इक्वल टू टी साइन फाई, तो यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करते हैं, साइन फाई की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास आर साइन थीटा निकल आएगा। तो आइए इसको पुट करते हैं, टी साइन फाई, आर साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू टी साइन फाई, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, इसमें अब वैल्यू पुट करते हैं, आर साइन ऑफ थीटा, टी हमने अभी मालूम किया, ये है डब्ल्यू ए ओवर 2b, और साइन फाई किसके बराबर है, आइए देखते हैं, साइन फाई ये आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 4 होल अंडर रूट ओवर a। अब यहाँ से हमारे पास इस a से ये वाला a कैंसिल आउट हो गया, बाकी हमारे पास क्या बच गया, दिस इम्प्लाइज आर साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ऊपर रह गया हमारे पास w ओवर 2b, और इनटू आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 होल अंडर रूट। दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 6। अब हमने मालूम करनी है वैल्यू r की, तो कैसे मालूम की जा सकती है। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 5 इसमें है आर कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 6 में इसमें है आर साइन थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, हम ये करते हैं कि इन दोनों को स्क्वायर ले लेते हैं, दोनों इक्वेशंस को, और फिर ऐड कर देते हैं। तो हम कहते हैं स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6। तो लेफ्ट हैंड साइड ये आ जाएगा आर स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा, चलें आप स्क्वायर ले लें, सॉरी, प्लस लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 6 का आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, इसका स्क्वायर लिया, इसका स्क्वायर लिया और इन दोनों को प्लस कर दिया। अब इस तरह इसका स्क्वायर लेंगे, इसकी राइट साइड का स्क्वायर लेंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे। तो इसका स्क्वायर लिया 3w/4 होल स्क्वायर प्लस अब इसका स्क्वायर w/2b इंटू w/2b इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 होल अंडर रूट और इस सारे का स्क्वायर। अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है, बाकी क्वेश्चन हमने तकरीबन सॉल्व कर लिया है। यहाँ से देखिए आर स्क्वायर इज कॉमन, सो इट विल बिकम आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हम जानते हैं कि दिस इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। इधर क्या हो जाएगा 9w²/16 प्लस ये हो जाएगा w²/4b², और इसका जब स्क्वायर लेंगे इसकी स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी रह जाएगा a² माइनस b²/4। ये तो हो गया 1 के बराबर, ये सारे का सारा ये हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो r² इंटू 1 r² के बराबर आ जाएगा। बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा 9w² प्लस मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों के साथ, हो जाएगा w²a²/4b² माइनस w²b²/4 इंटू 4, बल्कि यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस b² से b² कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास सिर्फ रह जाएगा w²/16। ठीक है जी, जब इसको मल्टीप्लाई किया इस b² और 4 से, तो ये b² से ये b² कैंसिल हो जाएगा, नीचे 4 चौके 16 बाकी रह गया। तो दिस इम्प्लाइज, अब आप देखें ये 9w²/16 है, ये w²/16 है, तो इन दोनों को जब हम इकट्ठा करते हैं इसको और इसको, तो 9w² में से 1w² माइनस कर दें तो 8w² रह जाएगा, तो ये बन जाएगा 8w²/16 प्लस इधर आ जाएगा w²a²/4b²। ये हो जाएगा हमारे पास, ये भी कैंसिल हो गया, 8 और 16 आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो ये हो जाएगा w²/2 प्लस w²a²/4b²। सो दिस विल बी इक्वल टू, अब आप यहाँ पे इसका एलसीएम लें तो वो 4b² के बराबर है, तो ये हो जाएगा 4b²। तो ये जब इसके साथ डिवाइड करेंगे 4b² को 2 से, तो 2b² आ जाएगा, 2b² को w² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू w²b² प्लस ये 4b² से 4b² कैंसिल, तो ये इधर इतना ही रह जाएगा w²a²। सो दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से अगर हम निकाल लें w² हमारे पास कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास रह गया 2b² प्लस a² ब्रैकेट में और डिवाइडेड बाय 4b²। सो देयरफॉर r² लेफ्ट हैंड साइड में हमारे r² है, ये हमारे पास आ जाएगा w², इनकी तरतीब में चेंज करके लिख सकता हूँ a² प्लस 2b² डिवाइडेड बाय 4b²। हमने मालूम करना है सिर्फ r, तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू w² का अंडर रूट हो जाएगा w
4b² का अंडर रूट हो जाएगा 2b, और ये सारा अंडर रूट में ही रह जाएगा a² प्लस 2b² होल अंडर रूट। और डियर स्टूडेंट्स, यही वो रिज़ल्ट था जहाँ तक हमने पहुँचना था और हमने प्रूव करना था। हैंस द रिज़ल्ट। स्टूडेंट, मैंने कोशिश की है, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा है, लेकिन समझाने के लिए टाइम हमेशा ज़्यादा लगता है। जब आप पेपर में ये क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह ये 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लेगा, और वहाँ पे एक एक स्टेप करने की ज़रूरत भी नहीं होती। लेकिन चूँकि मुझे अपने कमज़ोर तरीन स्टूडेंट्स को भी साथ लेके चलना है, इसलिए मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि पूरी डिटेल के साथ क्वेश्चन जो है वो आपको समझाऊँ। मैं अपनी इस काविश में कितना कामयाब रहा, आपने मस्ट कमेंट करना है। और अगर आपको वीडियो